हेलो फ्रेंड्स, 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज ओवर एंड आप सभी के मन में भी बहुत सारी दुविधाएं चल रही होंगी। कट ऑफ क्या जाएगा, पेपर का लेवल कैसा था, कौन से बहुत सारे आंसर कीज वगैरह भी आ रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एग्जामिनेशन में जो 71st बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 13 सितंबर को हुआ, इसमें कई सारे प्रश्नों की फ्रेमिंग ही गलत है। फ्रेमिंग से मेरा मतलब है कि प्रश्नों को इस तरह से बनाया गया है जिससे उनका सही उत्तर संभव ही नहीं है निकालना। और ऐसे प्रश्न एक दो नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस जिसके फ्रेमिंग के गलत होने के कारण उसका सही उत्तर निकालना संभव बिल्कुल नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। पिछली बार 70th बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्नों में गलती और इतना ज़्यादा क्लेम होने के बावजूद भी बीपीएससी ने अगेन डिड दिस। उसके अलावा इस 18 से 20 क्वेश्चन के गलत होने का मतलब कि इनका बिल्कुल आंसर ही पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा ऐसे ही 15 से 18 क्वेश्चंस और हैं जिनमें एम्बिगुअस आंसर है। एम्बिगुअस मतलब या तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसी है जहाँ से क्वेश्चन को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, या फिर उसके दो आंसर्स निकल के आ रहे हैं। सो दो आंसर्स निकल के आ रहे हैं तो उनमें से दोनों आंसर सही है, तो किसको सही माना जाए? दिस इज व्हाट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकरेक्ट क्वेश्चंस का जिनका करेक्ट आंसर्स पॉसिबल ही नहीं है। जो बीपीएससी ने ABCD ऑप्शंस दे रखे हैं उस ABCD में वो आंसर है ही नहीं। सो वैसी परिस्थिति में उन प्रश्नों को डिलीट करना ही एकमात्र विकल्प है जो बीपीएससी के पास में। अदरवाइज बीपीएससी के पास तक है, एक्सपर्ट्स हैं ही, दे कैन जस्टिफाई। बट आई एम हियर विद डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट के बेसिस पे जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आई विल टॉक हाँ कौन कौन से क्वेश्चन गलत हैं, क्यों गलत हैं, और ये क्वेश्चन कहाँ से उठा के एग्जामिनर ने बनाया है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट टाइम वेस्टिंग। सो सबसे पहला क्वेश्चन इंग्लिश में ही मैंने लिया है, हिंदी में मैं बोलता जाऊँगा कि आप लोगों ने भी क्वेश्चन देखा होगा। द प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन, 0 से 19 साल की यंग पॉपुलेशन का बिहार में प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली, इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2041। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 2041 तक बिहार का जो पॉपुलेशन है 0 से 19 वर्ष साल तक का, वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन कर जाएगा। और जो बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, बिहार का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जिसको हम हिंदी में जनसांख्यिकी लाभांश बोलते हैं, वो 2041 में पीक पे पहुंच जाएगा। और तीसरा है कि बिहार का जो एल्डरली पॉपुलेशन है, जो बिहार के बुजुर्ग लोग हैं, उनका दे विल राइज शार्पली, मतलब इंडिया के ग्रोथ से भी बिहार का ग्रोथ ज्यादा होगा एल्डरली एज के पॉपुलेशन में। सो यहां पे जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट 2। इस स्टेटमेंट 2 पे कई सारे अन्य संस्थानों ने स्टेटमेंट 2 को सही माना है, इस आधार पर उन्होंने उत्तर भी दिया है, बट स्टेटमेंट 2 गलत है। ये स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। एंड अगेन आई एम शोइंग यू कि इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने फ्रेम कहां से किया है। दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन बाय इकोनॉमिक सर्वे 2017-18। दिस इज चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 से उन्होंने क्वेश्चन को पिक किया है 2041। ये वो आंकड़े हैं 0 से 19 साल जो अपना देखा आंकड़ा उठाकर पूछा है कि 49.43, 35, 30.1 सिग्निफिकेंटली वो डिक्लाइन। फिर उसके बाद दिया है कि 60 इंडिया का जो ओल्ड एज पॉपुलेशन 15.9% हो जाएगा, जो कि बिहार का 11.6 रहेगा। तो दिस टेबल से उन्होंने उठा के क्वेश्चन फ्रेम किया है। लेकिन वहां पे जब गलती कर दी इन्होंने, बहुत सारा ब्लंडर कर रखा। ब्लंडर ये कर रखा है उसी डॉक्यूमेंट में जो बात की गई, बात इसकी की गई है कि 2041 में भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकी लाभांश अपने पीक पर पहुंचेगा। जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने पीक पे पहुंचेगा। और इसी स्टेटमेंट में यहां बात किया गया है कि ये नेशनल लेवल पॉपुलेशन ट्रेंड्स मास्क सिग्निफिकेंट हेट्रोजेनिटी, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ नेशनल लेवल के डेटा को देखोगे तो जो राज्यों के बीच में अलग अलग अंतर है वो उसको छिपा लेता है। सो कई राज्य ऐसे हैं जिनका जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो काफी आगे चल रहा है, और कई राज्य ऐसे हैं जिनका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पीछे चल रहा है। उसमें हमारा इसने आगे जाकर बोला है कि वैसे में इन कॉन्ट्रास्ट, यहां पे देखो आप, इन कॉन्ट्रास्ट स्टेट सच एज बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश स्टिल इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।
सो एक तो पहली बात लॉजिकली समझो कि ये जब भारत का 2041 में पीक आएगा, और हमने अभी अर्ली मतलब हम लोग अभी लेट स्टार्ट किए, हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है भारत के एवरेज से पीछे चल रहा है। सो हमारा जो बिहार का पीक आएगा 2041 के बाद आएगा, और ये खुद इन्होंने अपने यहां पे इकोनॉमिक सर्वे में लिख रखा है, द इवोल्यूशन ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन मोर ओवर विल वैरी अक्रॉस स्टेट्स, द साइज ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन विल स्टार्ट इतना इतना, ठीक ना, इंक्लूडिंग द साउथर्न। ऑन द अदर हैंड वर्किंग एज पॉपुलेशन पीक मतलब बेटा उसको बोलते हैं जब 20 से 59 ईयर्स बेसिकली वर्किंग एज पॉपुलेशन तुम्हारा मैक्सिमम है। सो ऑन द अदर हैंड वर्किंग एज पॉपुलेशन विल कंटिन्यू टू राइज थ्रू 41, मतलब 2041 के बाद भी राइज करते रहे। कहां पे? बिहार में। और एक कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस बहुत ज्यादा इतना लॉजिकल की बात भी नहीं है। 2041 का जो वो पीक इंडिया का पीक है, इसको एक तरह समझो पटना से 4 ट्रेन खुल रही है दिल्ली के लिए, ठीक है, 5 मान लेते हैं, 5 ट्रेन खुली दिल्ली के लिए, और हर एक घंटे के अंतराल में खुल रही है, ठीक है। सो एक 5 बजे खुली, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, और सब 12-12 घंटे के अंतराल पे पटना पहुंच रही है। 5 राजधानी है, 12-12 घंटे के अंतराल में पहुंच रही है। सो ये 5 बजे सुबह पहुंच गई, ये 6 बजे सुबह पहुंच गई, ये 7 बजे सुबह पहुंच गई, ये 8 बजे और ये 9 बजे। सो अपन ने पूछा यार कि एवरेज टाइम सभी ट्रेन का आने का क्या था, किस एवरेज टाइम? तो सिंपली किसी ने बोल दिया 7 बजे, 7 AM पे एवरेज टाइम आने का। लेकिन मैं पूछूंगा सबसे लास्ट ट्रेन कितने बजे? तो लास्ट ट्रेन तो 9 बजे आई ना। तो जिसका लेट स्टार्ट किया है डेवलपमेंट, जिसना जो भी अर्ली स्टेज में है, उसका पीक भी तो सर लेट आएगा ना इन कंपैरिजन टू एवरेज। सो एवरेज इस कारण से स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। और ये खुद इकोनॉमिक सर्वे ने लिखा हुआ है कि इनका जो पीक आएगा 2041 के बाद आएगा। सो इफ स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, सो ओनली स्टेटमेंट 1 कैन बी करेक्ट। सो मोर देन वन ऑफ द अब मोर देन वन ऑफ ये तो कोई फिट बैठ नहीं रहा, ये फिट नहीं बैठ रहा। सो इंटायर क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, देयर विल नॉट बी एनी करेक्ट आंसर, ठीक है। और इनको स्टिल हैव डाउट, they can contact me, I will give a detailed solution in my telegram group, वहां पे जाकर देख लो, ठीक है। So let's move through the first question। ये वाला क्वेश्चन 100% गलत है, विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट। जिस किसी कोचिंग का मटेरियल वगैरह आप रेफर कर रहे हो, दे हैवंट गॉन थ्रू दैट डिटेल एग्जैक्टली जिस क्वेश्चन आपसे फ्रेम किया गया है, आप टेकिंग फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, दिस इज इनकरेक्ट। फर्दर मूविंग, क्वेश्चन नंबर 12 पॉलिटी का, इट्स लुक्स वेरी इजी। इस क्वेश्चन में तो गलती नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द प्रोसीडिंग्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर? एंड ऑब्वियसली बी सी डी आर इनकरेक्ट। जिन क्वेश्चन नंबर 12 है स्टेट लेजिस्लेचर, उसी में ये वाला सबों ने स्टेटमेंट ए मार रखा है, 3 तो गलत है ही। अब ए के साथ समस्या क्या है कि ए भी गलत है। इन्होंने स्टेटमेंट में रखा है कि बिजनेस इन लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजैक्टेड ओनली। सर इनको ओनली वर्ड प्रयोग नहीं करना था, इनको सिर्फ लिखना था कि बिजनेस इन लेजिस्लेचर शैल बी ट्रांजैक्टेड इन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट एंड हिंदी इंग्लिश, ऑफिशियल स्टेट और इन हिंदी इंग्लिश। इसका मतलब ये देखो, ये प्रावधान लिया गया आर्टिकल 210 से। बेसिकली इस प्रावधान में ये बोला गया है कि जो स्टेट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उसमें वहां की जो विधानसभा होगी इसकी कार्यवाही होगी, या फिर हिंदी और इंग्लिश में होगी। कहीं पर उन्होंने ओनली वर्ड यूज नहीं किया है, और इसमें स्पेशल परमिशन देता है स्पीकर को। अगर स्पीकर चाहे या फिर चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो किसी भी पर्सन को उसके मदर टंग में अलाउ कर सकता एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन एनी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ अ स्टेट टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। तो सपोज समवन इज बिहार में ही कोई मैथिली से बोलना चाहता, ही कैन स्पीक इन मैथिली विद द परमिशन ऑफ स्पीकर। और विधान परिषद में कोई भोजपुरी में बात करना चाहता है, सो ही कैन टॉक। सो द वर्ड ओनली यहां पे यूज नहीं करना था, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन को जो एग्जैक्ट आर्टिकल जो वर्बैटिम आई एम रिपीटिंग हियर, बिजनेस इन लेजिस्लेचर स्टेट्स विल बी ट्रांजैक्टेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट और हिंदी इन इंग्लिश। नो, यहां पे तो ओनली वर्ड हैज नॉट बीन यूज्ड। सो एग्जामिनर का पड़ा दौरा, उसने अपने मन से ओनली वर्ड लगा दिया, और ओनली वर्ड लगाते ही ये दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो अगेन द एंटायर क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। इट्स ब्लैक एंड व्हाइट, इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है कि सर नहीं हो सकता है। नो, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ये है, दिस इज द क्वेश्चन, नो आंसर पॉसिबल। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
who got an opportunity to become professor of Indian philosophy इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन का बहुत लोगों ने आंसर तो हरदयाल तो मार दिया है, बट क्वेश्चन गलत पूछ रहा है। क्वेश्चन में एक्चुअली जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि वो कौन सा बिकेम प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बट ही 1911 में वो कैलिफोर्निया में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनते ही नहीं है। वो कैलिफोर्निया 1911 में पहुंचते हैं एंड ही वॉज टीचिंग इन Stanford University. He was teaching in Stanford University. उसके बाद फिर वहां से वो छोड़ के कुछ दिन बाद निकल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद वो इंडियन फिलोसफी स्टॉकहोम, उसके बाद बर्कले में ही स्टार्टेड टीचिंग। देन फिर वो लौट के आते हैं आई थिंक 1920s में, देन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, देन वहां पे पढ़ाना शुरू करते हैं। तो ये एग्जैक्टली यू कैन सी हियर, अराइविंग इन कैलिफोर्निया इन June 19, Dayal was drawn to intellectual communities of San Francisco Bay Area. He took an unsalaried position at Stanford University, giving lectures on in Indian philosophy. So basically this question itself is incorrect. क्वेश्चन जो पूछ रहा है क्वेश्चन ही गलत पूछ रहा है। इफ क्वेश्चन का जो पूछना है गलत है, then answer which is the correct answer we can't say. So again this question is faulty. Moving to further, there is one more very important question. Let me take up that question first. हाँ, ये क्वेश्चन look, सीमेंट वाला क्वेश्चन है ये 150वां क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज 100% गलत। मैं आपको सोर्स भी दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को बनाया कहाँ से गया है। इसके बाद आई विल शो यू मोर प्रूफ अगेंस्ट दिस। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन सीमेंट इंडस्ट्री। ये कहता है कि 87% इंडिया की सीमेंट इंडस्ट्री है, इट इज कॉन्सेंट्रेटेड, कुछ ही राज्यों में केंद्रित है, लाइक राजस्थान, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, सो मान लेते हैं इसको यहाँ पे ETC ऐसा लगाना चाहिए था और एक दो नाम और हो सकते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों तो गलत है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या गया इकोनॉमिक सर्वे से। देखो इकोनॉमिक सर्वे में एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई, अबाउट 87% ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मेघालय, वेस्ट बंगाल। दिस क्यूमुलेटिवली इज 13 स्टेट। ये 13 राज्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 13/28 इज कम आउट टू 46%। भाई ऑलमोस्ट 50% राज्यों की बात तुम कर रहे हो और यू आर यूजिंग एन एडजेक्टिव ए फ्यू। अगर मैं ए फ्यू की डिक्शनरी मीनिंग लेके बात करूं, इट्स शोज की वेरी माइन्यूस्कुल माइनॉरिटी। मतलब ये 5 से 10%, 46% के लिए हम ए फ्यू यूज नहीं करते। और इस जहां से सर आप कॉपी करे क्वेश्चन बना रहे हो तो सही से कॉपी तो कर लो भाई। इसमें कहां ए फ्यू लिखा हुआ है? मतलब आपने 87% नंबर देखा, दिल में कुलाचे मारने लगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जाएगा। 2-3 स्टेट का नाम देखा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य, 3 स्टेट नाम डाल दिया, बस हो गया। 13 स्टेट से तो कहीं से भी ए फ्यू वाले कैटेगरी में तो फिट नहीं बैठता है, ना खुद ही इकोनॉमिक सर्वे कहता है। इसके अलावा आई एम गिविंग यू मोर प्रूफ्स रिगार्डिंग दैट कि जो नेशनल काउंसिल फॉर सीमेंट एंड बिल्डिंग मटीरियल्स, उनके डेटा के हिसाब से, इसके अलावा कॉम्पेरियम ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इंडिया 2018 के डेटा के हिसाब से और एक और डेटा के हिसाब से जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री का, सीमेंट इंडस्ट्री का, साउथ में इट इज इन साउथ 34%, नॉर्थ 19%, सेंट्रल 19%, वेस्ट 14% एंड ईस्ट 14%। कहीं से भी यार ये चीज तो प्रूव नहीं हो पा रहा है कि ओनली फ्यू स्टेट्स में ये कॉन्सेंट्रेटेड। फ्यू मतलब यार तुमने 3 बोला है, हम 5 मान लेंगे हम, बट 13 तो नहीं मानेंगे। 46% ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो भी लार्जर स्टेट्स, कैन नॉट बी कंस्टिट्यूट एज
they are a few states. So this entire question is incorrect. इस क्वेश्चन का कोई भी करेक्ट आंसर नहीं पॉसिबल. दिस इज द डॉक्यूमेंट जहाँ उन्होंने क्वेश्चन को फ्रेम किया है. डॉक्यूमेंट में कहीं भी ऑफ यू वर्ड को यूज नहीं किया गया है, जो कि एग्जामिनर ने अपने मन से यूज किया और उनके बस दिमाग नहीं लगाना था, दिमाग लगा दिया, ये इससे क्वेश्चन ही गलत हो गया. उसके बाद एक और क्वेश्चन पे आते हैं. लुक एट रेकलेसनेस. हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वेर वॉन बाय बिहार इन 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025. बड़ी दुख की बात है यहां पे कि 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन 2023. ये इसको 2023 में हेल्ड किया गया था, नॉट इन 2025, और जिसमें बिहार को एक और सिंपल एक ब्रॉन्ज मिला था. तो इस हिसाब से तो आंसर में कोई ऑप्शन नहीं है. सो फिर व्हाट मे बी रीजन बिहाइंड दैट. सो बेसिकली इन्होंने समझ लिया 38th नेशनल गेम्स जो कि 2025 में हुआ है. दिस इज देखो 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023. दिस इज फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया. उन्होंने अपना वहाँ पे सारा दिया हुआ है कि कौन कौन से कितना वो टैली है उसके हिसाब से. दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट एंड दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ओलंपिक इंडिया IND.in. वहाँ पे दिखा रहा है जो 38वां नेशनल गेम्स हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है. सो इस वाले क्वेश्चन में अगर 38वां नेशनल गेम है तो नेशनल जूनियर एथलेटिक्स आपने पूछ रखा है, उस हिसाब से गलत है. और आपने 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 मानूं तो ऑप्शन 1 नहीं है. सो अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉल्टी. देयर कैन नॉट बी एनी पॉसिबल आंसर. इसके बावजूद भी बीपीएससी इन प्रश्नों का सही उत्तर देती है, नहीं मानती है. इसको एक सिंपल सरल शब्दों में को थेथराई, जो अपन बिहार में बोलते हैं थेथराई, हम तो मानेंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम मानेंगे. तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, बट दिस इज नॉट एन ऑफिशियल आंसर. ठीक है, लेट्स मूविंग टू द फर्दर. What is the device to protect equipments from electrical shock? देखो इस क्वेश्चन में ना कैटेगरी एरर है. अब पूछो कैटेगरी एरर होता क्या है. कैटेगरी एरर मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं. आप एक एग्जाम्पल को थोड़ा समझिए कि मैं आपको कहा कि एक कमरे में मैंने एसी का टेम्परेचर कम कर दिया तो धीरे धीरे वहां कूलिंग बढ़ रही है, और उस कमरे में 3 चेयर्स रखी हुई हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई हैं. एक बना हुआ है लोहे से, एक वुडन लकड़ी से, तीसरा प्लास्टिक से. और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं निम्नलिखित में से किस चेयर को सबसे ज्यादा ठंड लगेगा. ध्यान देना मेरे शब्दों को. निम्नलिखित में से किस चेयर को सबसे ज्यादा ठंड लगेगा. ठीक है, ABCD मैंने दिया मोर देन 1. दिस क्वेश्चन इज कैटेगरी एरर. क्यों कैटेगरी एरर है? क्योंकि जो चेयर्स रखे हुए भैया उनको ठंड नहीं लगेगी. कुछ टाइम के बाद जब हम टच करेंगे तो हमें कोई चेयर ज्यादा ठंडा महसूस हो सकता है, कोई कम ठंडा महसूस होगा. ऑफ कोर्स मेटालिक ज्यादा ठंडा महसूस होगा बिकॉज ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट, बट चेयर्स को ठंडा महसूस नहीं हो रहा होगा. सो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन देखो पूछा गया है व्हाट इज अ डिवाइस टू प्रोटेक्ट इक्विपमेंट्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक. सो इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस को इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है. शॉक इज बेसिकली ए फिजियोलॉजिकल फेनोमेना. शॉक इज बेसिकली अ फिजियोलॉजिकल फेनोमेना. ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग और लिविंग बीइंग कह सकते हो को लगता है. एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सब टू सम एक्सटेंट प्लांट्स. नॉन लिविंग बीइंग को इलेक्ट्रिकल शॉक लगता ही नहीं है. सो पहली बात तो ये क्वेश्चन कैटेगरी एरर है. क्वेश्चन जिसके बारे में पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक से इक्विपमेंट कौन बचा. भाई इक्विपमेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है. इक्विपमेंट को ओवर करंट फ्लो हो सकता है, दैट कैन लीड टू द बर्न, बट देयर इज नो इलेक्ट्रिकल शॉक. उसके अलावा इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूज का काम नहीं है सर. फ्यूज का काम है ओवर करंट से डिवाइस को प्रोटेक्ट करना. तो जब कभी भी ओवर करंट होता है तो सिंपली फ्यूज मेल्ट हो जाता है और इस सर्किट को ओपन करते हैं, करंट का फ्लो रुक जाता है. लेकिन जैसे ही तुम शॉक प्रोटेक्शन के बारे में बात करोगे, देयर आर अदर डिवाइसेस जिसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट डिवाइसेस, RCD, जिसको बोलते हैं रेसिडुअल करंट डिवाइसेस, RCD.
RCCB। इनफैक्ट जो इंडिया का लीगल रूल है CEA का, वो दैट सेज CEA रेगुलेशन 2023 इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन रेसिडुअल करंट डिवाइसेस नॉट एक्सीडिंग 30 मिली एम्पियर शैल बी यूज्ड। सो बेसिकली फॉर दैट वी यूज RCD, we don't use fuse to protect from shock. दूसरा, by IEC definition, electric shock concerns people, not equipment. The phrase is a category error. So this is electropedia.org है, उसके वेबसाइट पर जाके देखेंगे what is the definition of shock. So electric shock is not for equipment, it is for human being, living being, to some extent plants, but it is not used for equipment. Also, fuse is not a device to protect anything from equipment. So both the things entire renders this entire question invalid. There is no correct answer. This question is very very interesting. Question number 85. Question number 85 में which of the following is the state animal of Bihar? And as majority of the coaching institutes and also BPSC will definitely come with the answer buffalo. ये सोच के दिया गया, but the state animal of Bihar is गौर. अब आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो यू विल सी लॉट ऑफ मीडिया ब्रीफिंग्स. आपको कुछ ब्रीफिंग्स मिलेगा कि द बिहार कैबिनेट डिसीजन वाज पब्लिकली कन्वेड, जिसमें बिहार कैबिनेट डिसीजन के बारे में चर्चा की गई है कि 2013 में कैबिनेट डिसीजन हुआ था एंड द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रजेश मेहरोत्रा ने 17 अप्रैल 2013 कैबिनेट डिसीजन के थ्रू ये इन्फॉर्म किया था कि हम यहाँ पे अपना स्टेट एनिमल को चेंज कर रहे हैं और गौरैया स्पैरो को भी लाया है बर्ड की में और पीपल हैज बीन इंक्लूडेड. उसी में उन्होंने बात किया था कि स्टेट एनिमल इज गौर को रिप्लेस करके हम बुल लेके आ रहे हैं. सो ओनली आप जब सर्च करोगे तो सिर्फ आपको ये वाला मिलेगा न्यूज क्लिपिंग आर्टिकल्स. लेकिन इस न्यूज क्लिपिंग आर्टिकल्स के बाद में आज तक कोई गवर्नमेंट गैजेट नोटिफिकेशन कभी नहीं आया है. ना ही उस कैबिनेट मीटिंग का रेजोल्यूशन कहीं पे अवेलेबल, नॉट इवन गवर्नमेंट वेबसाइट पे, बिहार गवर्नमेंट वेबसाइट पे उस कैबिनेट मीटिंग का रेजोल्यूशन अवेलेबल है. अपार्ट फ्रॉम दैट this is the मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बिहार टूरिज्म. यहां पे आप देख सकते हो बिहार टूरिज्म. ये कब का है सर? 13 अक्टूबर 2023. इट सेज डू यू नो, तुम चमका के बोला है, डू यू नो द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार इज इंडियन बाइसन, गौर. उसके अलावा ये तो अगेन बिहार गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेब हैंडलिंग से वी कैन सी कि हाँ ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है. इसके अलावा यू कैन सी इनविश पोर्टल पे, दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है. इनविश के पोर्टल पे यू कैन सी बिहार एनिमल गौर लास्ट अपडेटेड 31 अगस्त 2021. ठीक है. तीसरा, न्यूज क्लिपिंग कोई रिलायबल सोर्स नहीं. उसी में से एक बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि स्टेट एनिमल गौरैया को बना दिया गया है. सो यू कैन सी कि हाउ कितना एक्यूरेट हुआ है. दूसरा, अगर कैबिनेट डिसीजन अपने आप में इनफोर्सिबल नहीं है जब तक उसको गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से उसको रिलीज नहीं किया जाए तो, और ये इनफैक्ट मैं नहीं कर रहा हूं, बचितर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. सो इवन इफ यू फाइंड, मुझे तो कहीं नहीं मिला, व्हाट आई हैव फाउंड इज दैट कि ये दो हमें मिले हैं सोर्स. आपको अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन मिल जाता है, गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट गजट पे नोटिफाई किया हुआ कि हाँ इस कैबिनेट डिसीजन को इंप्लीमेंट करने के लिए किया गया है, तो बुफेलो इज द आंसर. सॉरी, बुल इज द आंसर, नॉट बुफेलो. बुल इज द आंसर. अदरवाइज द क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. देयर इज नो करेक्ट आंसर. देयर इज नो करेक्ट आंसर. सो इंडियन बाइसन स्टेट एनिमल ऑफ बिहार. ठीक है. दूसरा काम कर सकते हो आप, RTI करके पूछ सकते हो बिहार गवर्नमेंट से, जन संपर्क सूचना विभाग से कि सर कौन सा स्टेट एनिमल है हमारा. देन ओनली वी कम टू नो एग्जैक्टली. ठीक है. बट सो फार जितनी एविडेंसेस अवेलेबल है हमारे पास में, उसमें उसके हिसाब से इंडियन बाइसन
is our state animal. Moving to the next question, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा 5 के हिसाब से कौन सा ऐसा राज्य है विच आर द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड less than 6% of the population as multi-dimensionally poor in 2019-20. I'm repeating the question. Sunna, as per NFHS 5 data, which of the following states recorded less than 6% of the population as multi-dimensionally poor in 2019-20? So understand, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा कभी भी पॉवर्टी के बारे में बात नहीं करता है. पहली बात तो ये और ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के बारे में तो बात बिल्कुल भी नहीं करता है. सो एनएफएचएस के डेटा को उठा के नीति आयोग मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स निकालती है, और उस इंडेक्स निकालने का उसमें भी दो होता है, हेड काउंट रेशियो और एक और कुछ है, दो, उसमें दो होता है. सो पहली बात कि एनएफएचएस के डेटा में कहीं पे भी आपको मल्टी डायमेंशनली पुअर के बारे में कहीं नहीं मेंशन्ड है. तो पहले बात तो क्वेश्चन में एक पहला फॉल्ट है यहाँ पे. दूसरा फॉल्ट यहाँ पे अगर हम चलो एज्यूम कर भी लेते हैं कि सर आप हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एनएफएचएस के डेटा के बेसिस पे, आपने कहीं ये तो नहीं मेंशन किया है मल्टी डायमेंशनल, सिर्फ पूछा कि मल्टी डायमेंशनली पुअर 2019-20 में कौन है. सो यहाँ पे एक बड़ा कैच ये है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है एमपीआई 2010 में दैट हैज बीन डेवलप बाय यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट से प्रेरित होकर भारत में नीति आयोग ने भी इस इंडेक्स को पब्लिश करना शुरू किया. तो बेसिकली भारत में दो लेवल पे मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स हमें देखने को मिलता है. एक इंटरनेशनल लेवल वाला यूएनडीपी वाला, एक नीति आयोग खुद. जो नीति आयोग खुद निकालती है उसके आगे लिखा रहता है नेशनल एमपीआई. अब यहां पे जो बड़ा कैच ये निकल के आता है कि जो नेशनल एमपीआई है, अगर बहुत ज्यादा हम सोच भी लें कि नहीं चलो ठीक है, हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनएफएचएस के डेटा के बेसिस पे आप बताओ, तो सर हम कौन सा वाला बताएं? हम नेशनल एमपीआई बताएं कि हम ग्लोबल वाला बताएं? क्योंकि नेशनल एमपीआई में 12 पैरामीटर्स यूज होते हैं, जबकि ग्लोबल वाले में 10 पैरामीटर्स यूज होते हैं. सो विच डेटा वी शुड गो फॉर? एंड अगर नीति आयोग के हिसाब से जाओगे, नीति आयोग के डेटा के हिसाब से, तो कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश ये दोनों बोथ फॉल्स अंदर 6%. लेकिन दिस क्वेश्चन का फ्रेमिंग इज वेरी वेरी वेग. सो अगेन वक्त होती में अगर बीपीएससी आंसर देना चाहेगी तो इट विल गो बाय द आंसर डी, बट अगेन द क्वेश्चन इज इनकरेक्टली फ्रेम्ड. देयर इज नो एनएफएचएस डेटा जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को बताता है. सो उसके लिए हमें कंप्यूटेशनल मेथडोलॉजी चाहिए होती है. या तो नीति आयोग का फार्मूला आप यूज करेंगे, या तो आप यूज करेंगे यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड वाला फार्मूला. फिर दोनों के इंडिकेटर में फर्क हो जाता है, तो उसके बेसिस पर हाउ डू वी कम टू नो. यहाँ पे सर एग्जैक्टली पूछना ये चाहिए था कि नीति आयोग के मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से किसका कौन सा है. तो अगेन यहाँ पे भी शायद भांग खा के क्वेश्चन को बनाया गया है. तो दिस क्वेश्चन इज अगेन इनकरेक्ट. और इनफैक्ट किसी को अगर बिहार पता याद, वो देख लो यहाँ पे, नहीं पता होगा तो दिस इज द एनएफएचएस डेटा. ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज है. सब बिहार के कुछ की फैक्ट्स दिए हुए हैं. यू कैन सी इट हैज टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन एंड हाउस होल्ड प्रोफाइल, ठीक है, डेथ, कुकिंग, क्लीन फ्यूल, ठीक है, जिसका ये सारे सब पैरामीटर्स हैं जिनका हम यूज करते हैं मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स को निकालने में. ठीक है. अगेन वुमेन हु आर लिटरेट, मैरिज एंड फर्टिलिटी, infant child mortality, current use family planning वगैरह, quality of life. But you can see there is no parameter exactly saying कि multi poverty कितना है. Even you don't find the word poverty here. Anemia will find blood sugar, women वगैरह, hypertension, but you won't find a word poverty. So this is NFHS survey data itself doesn't contain the word poverty or multi-dimensional poverty. This has to be computed from the basis of this data. और इस डेटा के बेसिस पे कौन से मेथडोलॉजी से हम कंप्यूट करेंगे. सो अगेन दिस क्वेश्चन हैज बीन वेरी वेरी वेगली फ्रेम्ड.
So I discard this question. This question is untenable. Moving to the next question. ये question is also very interesting. Which of the following was not the outcome of science and technology and innovation policy 2020? काफी आंसर्स दिए गए अटल इनोवेशन मिशन, लोगों ने कूद कूद के आंसर दिया. बट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द आउटकम ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी. जस्ट अंडरस्टैंड मिस क्वेश्चन. मैं तुमसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक लड़का और लड़की का शादी का प्रपोजल चल रहा है, दोनों फैमिलीज के बीच में टॉक्स चल रहे हैं, एंड सडनली आफ्टर 1 year 2 year शादी हुई नहीं है, इंगेजमेंट वगैरह हो रखा है, सडनली कोई आपसे पूछता है कि यार उनका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ रहा है. सो पॉइंट हियर इज दैट इफ शादी हुई नहीं है तो हाउ दे विल हैव किड्स, या फिर हाउ दे आर लीगली इंटाइटल्ड. सो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में है. दिस पॉलिसी को अभी तक लाया ही नहीं गया है. दिस पॉलिसी इन ड्राफ्ट स्टेज. और जब कोई पॉलिसी ड्राफ्ट स्टेज में है, जब से शादी हुई नहीं है, तो हाउ यू आर आस्किंग अबाउट अ किड? नहीं तो आप लोग को ध्यान कुछ और चल रहा होगा सर. वैसे भी तो नहीं, ठीक है. आई एम टॉकिंग इन द लीगल सेंस कि हाउ वी कैन हैव दैट. एंड आई एम गिविंग ए प्रूफ. लुक एट द प्रूफ हियर. 28 नवंबर 2024 श्री तिरुचि शिवा ने क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट से, एंड गवर्नमेंट हैज गिवन रिप्लाइड. इनफैक्ट गवर्नमेंट हैज रिप्लाइड फर्दर इट मे बी पर्टिनेंट टू मेंशन हियर दैट द ड्राफ्ट ऑफ द साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2020 हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट. सो व्हेन जब ड्राफ्ट ही सर अप्रूव नहीं हुआ है तो फर्जी की बात है. इस ड्राफ्ट का आउटकम क्या आ जाएगा? कुछ नहीं आएगा. आप यहाँ पे इंस्पायर्ड लिख सकते थे कि ड्राफ्ट यहाँ मेंशन कर सकते थे, ड्राफ्ट पॉलिसी से इंस्पायर्ड है. सो इन दैट पर्टिकुलर केस नॉट द आउटकम, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं. आंसर इज डी. एंड चैलेंज दिस क्वेश्चन. मेरा इस वीडियो देने का मकसद यही है कि बीपीएससी का जो विंडो ओपन होगा, गो विद द प्रूफ, डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट प्रूफ के साथ में, फ्लड द बीपीएससी सर्वर्स, बीपीएससी जितने भी कंप्लेंट बॉक्स फ्लड कर दो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से कि सर दिस क्वेश्चन इज इनवैलिड. सो अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में ना वो होता है ना तेज बनने की कोशिश. मतलब कभी कभी बहुत कोई बकलोल बच्चा जब तेज बनने की कोशिश करता है, he will do some blunders. This is what has been done in this question. Statement 1 is saying कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में, he was elected president of Indian National Congress at त्रिपुरा सेशन ऑफ 1938. सो यहाँ पे ईयर चेंज कर दिया. ठीक है सर, 1 is incorrect. He escaped from the home internment in January 1941. ठीक है. And if I'm not mistaken, it is written provincial government. Basically, he formed provisional government. Not provincial government. तो क्या माने इसको? And ऐसा बात नहीं कि this is a silly mistake. Provincial government भी तो बन सकता है ना सर. तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 दो यहां पे हैं. ठीक है. सो स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज ओनली 2. There is no provincial government as a provisional government. So correct answer is only 2. Only 2 is not in the option. So हमें ये मानना पड़ेगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी. प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यू अंडरस्टैंड, दिस इज प्रांतीय सभा. बेसिकली प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया था, दैट इज अस्थायी गवर्नमेंट, प्रोविजनल अस्थायी अरेंजमेंट, बट इट्स प्रोविंशियल. तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने वहां पे जाके भारत का ही प्रांत स्थापना करने की कोशिश की थी. वैसे हिंदी ट्रांसलेशन वो अस्थायी दिया हुआ, बट अगेन दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. देयर इज नो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, नो करेक्ट ऑप्शंस आर हियर. सो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 3 बोथ आर इनकरेक्ट. ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. और हम क्यों माने बीपीएससी का कि नहीं हम, आप एज्यूम कर लो प्रोविजनल में. क्यों प्रोविजनल एज्यूम करें? हम एक वाइटनर लगा सकते हैं ओएमआर में, तो ओएमआर हमारा डिफेक्टिव हो जाता है.
हमारा वो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, और आपके साइड से इतने ब्लंडर्स होते हैं ना, बट हम एक्सेप्ट करें नहीं करेंगे एक्सेप्ट। आंसर इज नॉट प्रोविंशियल, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डिफेक्टिव। ठीक है, और भी क्वेश्चन है। द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन वैरिंग कॉम्बिनेशन। इसका आंसर डी होगा, नन ऑफ द अबव। मेजॉरिटी आंसर हैज बीन गिवन ए। लुक एट द एनसीईआरटी, व्हाट एनसीईआरटी सेज। एनसीईआरटी से कहता है कि सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ तक तो सही है, इन वैरिंग कॉम्बिनेशन सही है। उसके बाद ये कहता है कि लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोसेसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट इज मिसिंग in the option, and also major lipids are phospholipids are arranged in also lipids are arranged within the membrane of the sensorineural polyp. ठीक है, so carbohydrates is also there, and ये almost 40-52% में दोनों होते हैं, रिमेनिंग 8% में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, so ऑप्शन ए बी सी बोथ डिफेक्टिव, डी इज द आंसर। ठीक है, 86 क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका आंसर इस क्वेश्चन में नहीं है, एंड आई विल प्रूव इन फ्रंट ऑफ यू। सो एज आई सेड, दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इसमें भी करेक्ट आंसर नहीं है। मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट हैव मार्क्ड 2014 एज करेक्ट आंसर, क्योंकि 2014 में वेरी फर्स्ट बैच वाज स्टार्टेड। बट जो ऑफिशियल वेबसाइट है नालंदा यूनिवर्सिटी का, जो न्यू यूनिवर्सिटी, व्हाट इट सेज, लेट्स पहले हम उस पर चलते हैं एक बार। सो इन मार्च 2006, व्हाइल एड्रेसिंग द जॉइंट सेशन ऑफ बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रपोज किया था। ठीक है, पहला डेट ये पकड़ो। उसके बाद फिर 2007 में इस चीज़ से सबमिट होता है वहाँ पे, फिर 2009 में, फिर उसके बाद सितंबर 2014 द फर्स्ट बैच ऑफ स्टूडेंट्स वर इनरोल्ड। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इतना करके लिखा हुआ है। एक लाइन यहाँ पढ़ो कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार अंडर लीडरशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार वाज क्विक टू अलोकेट 445 acres ऑफ लैंड फॉर यूनिवर्सिटी कैंपस एट अ सिग्निफिकेंट लोकेशन, thus mark the establishment of नालंदा यूनिवर्सिटी। सो ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से, इनके हिसाब से जब लैंड वाज अलोकेटेड, सो दैट वाज द टाइम व्हेन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी टुक प्लेस, एंड दिस लैंड वाज अलोकेटेड इन ईयर 2011। सो एक तो जो इनका अबाउट अस वाला सेक्शन आप खोल कर देखोगे वहाँ पे, दूसरा एग्जैक्टली जो उनका प्रोफाइल है, जो उनका ईयर रिपोर्ट है, मैं इस नालंदा यूनिवर्सिटी एनुअल रिपोर्ट 2023-24 के बारे में बात कर रहा हूँ। An international university of national importance, Rajgir. Exactly, you read here the Nalanda University Act 2010, नंबर 39/2010, मतलब उस साल का स्टैट्यूट है 2010 है, received the assent of president on 21st September 2010। अब एग्जैक्टली एक लाइन पढ़ो यहाँ पे, the act not only established the Nalanda University as an international university which has been designated an institution to primarily focus on harmony, establishment, development. So act not only established नालंदा यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पे कहता है कि जिस समय एक्ट आया था उस समय, सो इस हिसाब से एज पर द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल वेबसाइट रिपोर्टिंग, 2014 कहीं पे भी कंसीडर नहीं किया गया है कि इस साल एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और वहीं पे एक और इसी में कहता है कि 2024 में इनका न्यू बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया नरेंद्र मोदी ने, तो इस हिसाब से तो नया बिल्डिंग का इनॉग्रेशन होता है, ये एस्टैब्लिशमेंट हुआ। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी वेरी एम्बिगुअस, और मेरे ख्याल से 2010 शुड बी मोर एप्रोप्रिएट। जब एक्ट पास होता है उससे लीगल एंटिटी एस्टैब्लिश हो गई, तो 2010 शुड बी टेकन एज द करेक्ट ईयर। 2014 में पहला बैच वाज इनरोल्ड, ठीक है, बट दैट डजंट मीन कि वहाँ पढ़ाई शुरू हुई, ठीक है, but that doesn't mean कि नालंदा यूनिवर्सिटी was established in the year 2014 itself, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी is a legal entity, it's a legal entity, it's not a convention। वैसे तो अगर अपन भी बिना किसी एक्ट और स्टैट्यूट के हम लोग आपस में एक 20-25 लोग ग्रुप वहाँ पे पढ़ाना शुरू कर दे, तो क्या हम भी वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर देंगे? नो ना,
University is a legal entity. The moment it came into force, then we will say it is established. Also, इसी रिपोर्ट में दिया हुआ है, इसी रिपोर्ट में दिया हुआ है कि इस एशिया समिट 2007 में यह हुआ था, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में लिखा हुआ है, पूरा क्रोनो दिया हुआ है कि कैसे इसका एस्टैब्लिशमेंट आया. एंड फाइनली दिस रिपोर्ट सेज दैट कि 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड. एंड 2010 आई थिंक इज नॉट इन द ऑप्शन. 2007 एंड 8 इज देयर, जो कि स्टेशन समिट वगैरह में बात हुई थी. 2014 द बैच, बट 2014 के बैच से इन विच ईयर नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रीएस्टैब्लिश्ड इन द बिहार. So again, this question is vaguely framed. Act says that has been the act not only established the London University as an international university. So यहाँ से बहुत क्लियर है कि स्टैब्लिशमेंट वाज ईयर 2010 और या फिर 2011 जब लैंड एलोकेट होता है, इन दोनों डॉक्यूमेंट के हिसाब से. सो दिस क्वेश्चन इज फॉल्टी, इनकरेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ, दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. बिहार प्रोड्यूसेस, सो मेजॉरिटी विल गो बाय द आंसर 95%. बट अगेन क्वेश्चन को जरा गौर से देखो. क्वेश्चन इज आस्किंग बिहार प्रोड्यूसेस या मिनरलोलॉजी या फिर मिनरल्स में दो कॉन्सेप्ट होता है. देयर आर टू कॉन्सेप्ट. एक होता है रिजर्व का और एक होता है प्रोडक्शन का. दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग हैं. जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री के पास हाईएस्ट रिजर्व हो उसका प्रोडक्शन भी हाईएस्ट हो, और जरूरी नहीं कि हमारे पास रिजर्व है तो प्रोडक्शन भी हो रहा होगा. और यू गेटिंग अ पॉइंट? सो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ रहे बिहार में प्रोडक्शन कितना है. बिहार प्रोड्यूसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ पायराइट ऑफ होल इंडिया? इट्स 0%. बिहार में प्रोडक्शन हैज बीन स्टॉप्ड. सो IBM के रिपोर्ट के हिसाब से देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ पायराइट्स सिंस 2003. इंडियन मिनरल्स ईयरबुक जो IBM पब्लिश करती है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस. सो इंडिया के पास रिजर्व है. इंडिया के पास जो पायराइट का रिसोर्स है दैट इज 94% ऑफ द इंटायर इंडिया. बिहार के पास जो है, बिकॉज बिहार इज द प्रिंसिपल होल्डर ऑफ द कंट्रीज पायराइट रिसोर्सेस. बट इसका जो प्रोडक्शन, दैट प्रोडक्शन इज एट 0. सो बिहार प्रोड्यूसेस व्हाट परसेंटेज ऑफ पायराइट ऑफ होल इंडिया? 0%. बिहार के पास ठीक है. इसके अलावा एक और चीज देखोगे यहाँ पे, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे नेशनल लेवल पे इंडिया में लिथियम, जैसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया कि हमारे यहाँ पे लिथियम का हमें रिजर्व मिला है, ठीक है, रियासी में. सो गवर्नमेंट इज सेइंग कि हमारे पास रिजर्व है, बट हमारे प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन 0 है. अभी हमने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया है. वैसे ही वेनेजुएला का इंटरनेशनल एग्जाम्पल लोगे, सो वेनेजुएला के पास में हाईएस्ट प्रूवन क्रूड ऑयल रिजर्व है 2023 के डेटा के हिसाब से, बट प्रोडक्शन है 0.8% है. मतलब इनके पास टोटल वर्ल्ड का 17% ग्लोबल रिजर्वायर है, बट इनके पास जो प्रोडक्शन है 0.8% है. तो शो करता है कि प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों अलग अलग चीजें होती है. उस हिसाब से दिस क्वेश्चन इज फॉल्टी, दिस क्वेश्चन इज इनकरेक्ट. ठीक है. और जिनको भी ये डेटा वगैरह सपोर्टिंग एविडेंस चाहिए होगा, दे कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप चैनल और माई व्हाट्सएप ग्रुप. आई विल प्रोवाइड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जहाँ पे सारी बातें की गई हैं. ठीक है. इस वाले क्वेश्चन में बेसिक, इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, ये साइंस का क्वेश्चन है. एक ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्टोरेंट, ठीक है, 7 यहाँ पे दिया 7 टन, तो 7 टन वी अज्यूम इट्स मास, 7 टन इज मास. आपने क्वेश्चन लिखा वेट, तो सर वेट इज नॉट इक्वल टू मास, वेट इज नॉट इक्वल टू मास. और SI यूनिट के हिसाब से हमें 7000 टन को वी नीड टू कन्वर्ट इनटू मास. 7000 will be divided by G.
दैट इज अप्रॉक्स 9.8। अब आएगा मास। उस मास के बेसिस पे आपको पूरा कैलकुलेट करना है कि आपने वेट लिखा हुआ है। अगेन यू विल से ठीक है सर, एज्यूम कर लेते हैं मास है, बट वाई वी शुड एज्यूम? इतना बख्तियती होने के बावजूद भी अगर आप स्टिल यू आर नॉट एबल टू फ्रेम द क्वेश्चन, आपको अगर वेट और मास का समझ नहीं है, यू स्टिल स्टॉप मेकिंग क्वेश्चंस। आप अच्छे एक्सपर्ट्स हायर करो ना। सो दिस क्वेश्चन इज फॉल्टी। यहाँ पे वेट लिखने के कारण दिस क्वेश्चन वेट जैसे ही कन्वर्ट करोगे आंसर विल बी समथिंग 1413 समथिंग करके आता है, जो कि यहाँ पे कोई ऑप्शन में नहीं है, जो कि इन्होंने वेट लिखा हुआ है। वेट इज नॉट इक्वल टू मास, तो फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर 7000 टन इनटू वेट मास, देन विल कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 91 says we apply a force of 200 Newton on a wooden box and push it on a floor of constant velocity. The marginal, भैया marginal frictional force क्या होता है यार? यार स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स होता है, यार मार्जिनल फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे, कौन से एनसीईआरटी में है? लेट्स गो टू द एनसीईआरटी, कौन से स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन होता है? सो व्हाट इज द मार्जिनल फ्रिक्शन? So again the question is asking a term which is non-existent. What is marginal friction? So मतलब हम एज्यूम करके चले कि बीपीएससी गलत क्वेश्चंस बनाती है, ठीक है, तो वी एज्यूम कि ठीक है ये मार्जिनल फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। सो मान लेते हैं कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। सो फ्रिक्शन बेसिकली जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन फ्रिक्शन है दैट इज काइनेटिक, दैट इज स्टैटिक, और एक लास्ट में जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, but there is no marginal friction. This is incorrect. हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में 90% लॉग, 99% इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट भी बुम बुम बुम, और बुम 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 के पीछे होने के पीछे कारण क्या था कि सबों को पीआईबी का आर्टिकल मिल गया। यार ये तो पीआईबी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा पूछ लिया, इसमें क्या ही गलत कोई काटेगा, ये तो बीपीएससी खेल गई। इस क्वेश्चन में तो बीपीएससी खेल गई है, क्योंकि डायरेक्ट पीआईबी से क्वेश्चन फ्रेम किया गया। लोग नाचने गाने लगे कि चलो चलो डायरेक्ट हमने सोर्स ट्रेस कर लिया है, एंड दिस इज दैट आर्टिकल। लुक, यही वो लाइन है जहां से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आकाश तीर इज अ कोर ऑफ इंडियन आर्मीज एयर डिफेंस सिस्टम, यही आपसे पूछा गया है यहाँ पे। It is a core of Indian Army's air defense system. It is seamlessly integrates India's largest C4 ISR. देखो यहाँ पे लिखा होगा, it's integration of multiple administrative facility of ये भी that has been also, ये भी यहीं से लिखा हुआ है, seamlessly it is integrated. It connects smoothly with ISS and Trigon, creating a real-time picture. A third, it makes retaliation offensive and defensive. This is a syllable we can in fact use both offensive and defensive weapon. So पहली बात तो आते हैं दिस आर्टिकल, ये आर्टिकल पीआईबी का है। हाँ सर बिल्कुल आर्टिकल पीआईबी का है, बट ये आर्टिकल पीआईबी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है। दिस आर्टिकल हैव बीन पब्लिश्ड ऑन पीआईबी बाय सम ऑथर्स एंड नेम ऑफ द ऑथर्स हैव ऑलरेडी बीन गिवन, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन, बोल बच्चन, प्रमोशनल टाइप का, ठीक है, जब अपन नहीं किसी को अलंकार विशेषण लगा के बहुत उपाधि लगा के जब बात करते श्री श्री 1008 स्वामी श्री फलाना फलाना महाराज, ठीक है, तो सिमिलरली इन द सेम फॉर्मेट दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन, ठीक है, इट्स एग्जैजरेशन। दिस आर्टिकल हैज नॉट बीन फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस, उनका ऑफिशियल आर्टिकल नहीं है। मैं इनका ऑफिशियल आर्टिकल दिखाता हूं आकाश तीर के बारे में। सो आकाश तीर So the entire article is misframed, ठीक है। जो ऑफिशियल टेक्निकल डॉक्यूमेंट जो है आकाश तीर के बारे में, वो आकाश तीर को ऐसे डिस्क्राइब करता है, इट्स एन ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग CNR। ये मैं ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। इट्स ऑफिशियल कंट्रोल
and reporting system for the army's ground-based air defense. So army's ground-based air defense system. So it is nowhere. It is the core of India's army's air defense system. It's basically control. It's basically control and reporting system. तो पहली बात इट्स नॉट अ कोर. हम लोग भी जब ऐसे लिखते थे ना यूपीएससी एग्जाम में, तो जिस टॉपिक के ऊपर ऐसे होता था उस टॉपिक को ना बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते थे. जैसे वाटर पे लिखना है ऐसे तो लिखते थे कि वाटर जिस तरह से कार्ल मार्क्स को लगता था कि इकोनॉमी इज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इज द कोर ऑफ सुपर स्ट्रक्चर. इन द सेम वे इन 21st सेंचुरी वाटर इज द सुपर स्ट्रक्चर. वही अगले साल एग्जाम में आ गया वाटर में क्रूड ऑयल, तो मे बी वो सुपर स्ट्रक्चर क्रूड ऑयल हो जाए. दिस इज व्हाट आर्टिकल जो पीआईबी दैट वाज एक्सगरेशन. नो वेयर इट इज द कोर ऑफ इंडियाज एयर डिफेंस सिस्टम. ये ऑफिशियल डॉक्ट्रिन में बता रहा हूँ. पीआईबी पे ही है. दूसरा पीआईबी पे ईयर इन रिव्यू आता है. ईयर इन रिव्यू पे जाकर देखो वहां 2 लाइन मेंशन्ड है. आकाश तीर को हमने इंटीग्रेट किया. दूसरा अब आता है सीमलेस इंटीग्रेशन पे. इट इंटीग्रेट्स इंडियाज लार्जेस्ट C4ISR. भैया कहीं से इंडिया के C4ISR में भी इंटीग्रेट नहीं हो रहा है. सो इट इज सीमलेस. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ईयर इन लैंग्वेज का जो लैंग्वेज है दैट कन्फाइंस आकाश इज रिमिट टू आर्मी बैटल एरिया स्पेस and GBAD control. No government procurement documents claims full seamless integration across national level C4ISR. अब C4ISR क्या होता है? That would include IAF, IACCS, Navy, Civil Radars और ISR Space Assets. अभी तक कहीं पे ये वर्ड एग्जैक्टली नॉट सीमलेसली इंटीग्रेट हुआ. उसके अलावा द प्रिंट में एक आर्टिकल छपा है. द प्रिंट के आर्टिकल से अभी तक सिर्फ ये आर्टिकल जनवरी का है. इस आर्टिकल के हिसाब से अभी तक सिर्फ एक जगह एक इंटीग्रेशन हुआ है, वो भी IAF के ISCCS से. सो C4ISR से भी कंप्लीटली नहीं हुआ. इनफैक्ट जो आर्टिकल पीआईबी ने मेंशन किया हुआ है, पीआईबी जो जिस आर्टिकल पर अपन बात कर रहे थे, दिस इज ऑल्सो सेइंग कि ट्राइगुन और ISCS से भी इंटीग्रेशन हुआ है. सो इट इज नॉट सीमलेसली इंटीग्रेटेड. ठीक है, जितना ये बढ़ा चढ़ा के बातें की गई है दैट इज नॉट सीमलेसली इंटीग्रेटेड. अगेन ये भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बता रहा हूं. इट रिफ्लेक्ट्स स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम पैसिव डिफेंस टू प्रोएक्टिव रिटेलिएशन. देखो this is also confusing. ठीक है, this is also confusing. क्यों confusing है? इंडिया से एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन जो है, इन एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन जो एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन है, इंडिया का नहीं बोल रहा, कोई भी एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन जो है, देयर इज अ स्टैंडर्ड डिस्टिंक्शन बिटवीन पैसिव डिफेंस एंड एक्टिव डिफेंस. तो पैसिव डिफेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके ऊपर एरियल अटैक्स हो रहे हैं तो आप छुपने की कोशिश करोगे, स्टिल्थ, आप से बचने की कोशिश करोगे. और एक्टिव अटैक क्या होता है, आप अपने जो इनकमिंग मिसाइल्स है उनको इंटरसेप्ट करके उनको एयर में ही आप खत्म कर देते हैं. सो ये हमारा सिस्टम आने, आकाश तीर सिस्टम आने के बाद में हमारा जो ऑफेंसिव सिस्टम है, ऑफेंसिव काउंटर एयर अटैक, स्ट्राइकिंग दैट एडवर्सरी, हम इसको इंटरसेप्ट करके यहीं उड़ा देंगे, वो कैपेबिलिटी हमारी बढ़ी. बट नो वेयर इट इज प्रोएक्टिव रिटेलिएशन. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो एग्जैजरेशन. और कहीं पे भी जो आपका ऑफिशियल ईयर इन रिव्यू डॉक्यूमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, नो वेयर इट सेज कि दिस इज वी हैव कंप्लीटली शिफ्टेड बिकॉज ऑफ आकाश तीर. हम लोगों ने यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर लिया. दिस क्वेश्चन इज ambiguously framed. और जिस आर्टिकल के बारे में लोग बात कर रहे हैं, दिस आर्टिकल इज नॉट एग्जैक्टली पीआईबी. आर्टिकल पीआईबी का पोर्टल में पब्लिश हुआ है, हैज बीन रिटन बाय सम पीपल. कौन है ये लोग, ठीक है, पता नहीं कहाँ से आए हैं, बट दिस आर्टिकल हैज बीन एग्जैजरेटेड. बहुत चीजों को उसने बढ़ा चढ़ा के बारे में बातें की हैं. ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है जो पीआईबी का, दैट डजंट से एनीथिंग अबाउट दिस. ये जो इतने बड़े बड़े क्लेम्स किए गए हैं. सो अगेन दिस क्वेश्चन इज हाइप्ड. मतलब इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट कर दिया गया है. ठीक है, लुक, चंपारण, इस पे आते चंपारण एग्रीगेशन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन. इसमें देखो दो इश्यूज हैं. चंपारण एग्रीगेशन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन एग्रीमेंट बिटवीन. इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा इशू क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट इन्होंने हर जगह मेंशन कर रखा है, इंडियन गवर्नमेंट. बट नोवेयर इट इज इंडियन गवर्नमेंट, इट इज गवर्नमेंट ऑफ
गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड ओडिशा। लास्ट टाइम जिस किताब के बारे में बीपीएससी ने पूछा था, पीएन ओझा जिसके एडिटर हैं, 100 years of history of Congress in Bihar, I have taken the same excerpts from that book. एक्चुअली हुआ क्या था कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बिहार एंड ओडिशा सर एडवर्ड गैट डिसाइडेड टू मीट गांधी जी कंसिक्वेंटली चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, आप यहाँ पढ़ो। उसके बाद गांधी जी मिलते हैं जाके। गांधी जी हैड एन इंटरव्यू विद लेफ्टिनेंट गवर्नर रांची 4 जून को एग्जीक्यूटिव, और इसी मीटिंग के बाद दे डिसाइडेड टू फॉर्म द इंक्वायरी कमिटी टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है, और इस पूरे चैप्टर में, चंपारण सत्याग्रह चैप्टर इस किताब में, इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में कहीं नहीं बात, हमेशा बात की गई है गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड ओडिशा। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन अपने स्कोप से बियॉन्ड जाके क्वेश्चन इज आस्किंग, तो क्वेश्चन का फ्रेमिंग इज गलत। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन का भी बहुत एम्बिगुअस फ्रेमिंग है। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1930? बिकेम क्या होता है? हु वाज ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर। पहली बात तो इस क्वेश्चन 2 प्रॉब्लम है। उस समय हम सीएम नहीं बोलते, दैट टाइम दे वर कॉल्ड प्रीमियर। ठीक है, तो सीएम कहना गलत होगा। सेकंड कि बिकेम क्या होता है? ही वाज ऑलरेडी दैट टाइम। बिकेम मतलब होता है कि हाँ, मार्च में उन्होंने शपथ ग्रहण किया, मार्च में उन्होंने ऑफिस अज्यूम किया। नो सर, ही वाज ऑलरेडी दैट टाइम। सो व्हाट, अगेन क्वेश्चन का फ्रेमिंग गलत है। बट हाँ, दिस क्वेश्चन बीपीएससी इस क्वेश्चन को तो बहुत इजीली डिफेंड कर लेगी, आई नो इट वेरी वेल। बट हाँ, अगेन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। अरे सही से इंग्लिश लिख ले भाई, नहीं आता है। अब तो एआई का जमाना है, ट्रांसलेट करवा लो एआई से। कहां से एक्सपर्ट लेके आते हो यार? इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज इन विच सिटी? देखो, इस क्वेश्चन में डिस्प्यूट इस चीज का है, टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इन विच सिटी। सो आप आईसीएफआरआई के वेबसाइट पे जाएंगे, आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे, यू विल सी, इनफैक्ट लेट मी शो यू। दिस इज आईसीएफआरआई की वेबसाइट, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। इस पूरे हिस्ट्री में कहीं नहीं मिलेगा कि कोई टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर करके भी शिमला में कोई हुआ करता था। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक जगह आपको टर्म मिलेगा, टेम्परेट इकोसिस्टम को स्टडी करने के लिए बनाया गया था। सो दिसको एम्बिगुअस है, लेकिन हाँ, एक सोर्स मुझे मिला है जहाँ पे दिस हैज बीन क्लियरली मेंशन, एंड ये भी आईसीएफआरआई का एक डॉक्यूमेंट है। जिस डॉक्यूमेंट मुझे मिला, जिसमें लिखा हुआ है द हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट प्रीवियसली हाई लेवल कॉनिफेरस रीजनरेशन रिसर्च सेंटर टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मुझे इस डॉक्यूमेंट में मिला है कि यहाँ पे वर्ल्डली वन डॉक्यूमेंट, बट हाँ, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। सो फ्रॉम दैट वी कैन एज्यूम कि हाँ, इस क्वेश्चन को वी कैन एक्सेप्ट एज ए सेफ क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे वैसे क्वेश्चन थे जिसको कैटेगोरिकली इसका आंसर गलत है विथ ऑल द गवर्नमेंट एविडेंस। इनफैक्ट जो आकाश तीर वाला है, इसके सारे के सारे गवर्नमेंट पीआईबी के सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे पास है, जो ऑफिशियल एमओडी के द्वारा डाला गया है। वो एमओडी के मिनिस्ट्री के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा रिटर्न नहीं, एमओडी के द्वारा। सो किसी को जरूरत होगी आस्क मी, आई विल गिव इट टू यू। सो दिस क्वेश्चन में से 2, 4, 5 क्वेश्चन बीपीएससी ये मान के बोल सकती है कि ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, अब वेट को सर मैथ्स समझ लो, आप मैथमेटिक्स वाला क्वेश्चन छोड़ दो। बट व्हाट अबाउट दोज क्वेश्चन जो कैटेगोरिकली गलत हैं? वैसे क्वेश्चन जिसमें आपको ब्लैक एंड व्हाइट है, या तो गलत है तो सही है, जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला। बिहार का डेमोग्राफिक डिविडेंड 2041 में पीक पे जा ही नहीं सकता, इसके बाद ही जाएगा। वो क्वेश्चन गलत है, यू हैव टू डिलीट इट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो एम्बिगुअस है, जिसमें 2 आंसर पॉसिबल हैं, या फिर क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग है वो ऐसा है कि वो आपको कंफ्यूज करने वाला है। सबसे पहले ये क्वेश्चन बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये सारे एम्बिगुअस क्वेश्चन वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स, बट रीजनेबलनेस मस्ट कीप इन माइंड दैट। क्वेश्चन करने का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फंडामेंटल राइट्स पे, तो हम फंडामेंटल राइट्स बेसिकली है क्या? ये इंडिविजुअल राइट्स हैं और कलेक्टिव राइट्स हैं, बट मेनली राइट्स को हमेशा इंडिविजुअल के टर्म्स में ही देखा जाता है। वैसे हमारे संविधान में कलेक्टिव राइट्स भी हैं, जैसे राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। हमने रिजर्वेशन के बेसिस पे आरक्षण जो दिया आर्टिकल 15 और 16 में, दैट इज द ग्रुप बेसिस
ग्रुप बेस्ड राइट्स. बट पॉइंट हियर इज दैट कि राइट्स का जो कॉन्सेप्शन है दैट इज मेनली इमर्जेस एज एन इंडिविजुअल. सो बेसिकली राइट्स पे जब वेन एवर हम राइट्स किसी इंडिविजुअल को राइट्स को लिमिटेशन लगाते हैं, so that limitation should be based on the touchstone of reasonableness. अब ये रीजनेबलनेस में क्या क्या चीजें औचित्य क्या क्या चीज हो सकती है. तो पहला पॉइंट है सही है, ठीक है, जनरल पब्लिक के जो इंटरेस्ट हो सेफ गार्डेड हो. अब नाउ लुक एट द सेकेंड स्टेटमेंट. अब दोनों का जरा मिला के पढ़ो. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन on fundamental rights, but reasonableness must keep in mind that prevailing social values and also social needs. अगर यहां तक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि prevailing social value and also social needs, तो जो रीजनेबलनेस हम लगा रहे हैं किसी सोसाइटी के ऊपर में, उस रीजनेबलनेस औचित्य का पीछे जो उस समय का सोशल वैल्यू और सोशल नीड्स, जैसे किसी सोसाइटी में अब मैं एज इंडिविजुअल में बोलूंगा कि भाई मैं गाना सुनना मेरा अधिकार है, मैं गाना सुनूंगा, और मैंने अपने छत पे 2 बड़े बड़े स्पीकर लगा दिए, मैं गाना सुन रहा हूं, और रात के टाइम पे मेरे पड़ोसी सो नहीं पा रहे हैं तो उन्होंने कर दी शिकायत, और मेरे जैसा कई तरह के पागल लोग हैं. सो डीएम निकाल दिया ऑर्डर कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक कोई स्पीकर नहीं बजाएगा. That is the social need, social value. So prevailing social need और social value के बेसिस हम reasonableness को एक्सेप्ट कर सकते हैं. दिल्ली का odd even example, हमने आर्टिकल 19 हमें मूवमेंट का राइट तो देता है, बट आर्टिकल 19 का उल्लंघन करते हुए रोकते हुए दिल्ली सरकार ने बोला जिनकी गाड़ी का इवन नंबर होगा वो इस दिन ट्रैवल नहीं करेंगे और उस दिन नहीं ट्रैवल करेंगे. तो दैट सोशल नीड अराइज्ड हियर, दैट सोशल नीड अराइजेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट. बट यहां जो लगा दिया नॉट बार, मतलब कितनी गंदी इंग्लिश है, कितनी गंदी ग्रामर इन लोगों की. सो ये अगेन क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन. अरे ये जस्ट आर्ट नॉट बार्ड से ये स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है. सो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, मेजॉरिटी हैज गिवन 1 and 2, बट हिंदी में इसका सही ट्रांसलेशन है, हिंदी में सही ट्रांसलेशन है, बट इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिसाब से जाओगे आंसर विल बी डी. सो दिस इज एम्बिगुअस. मेजॉरिटी पीपल विल से कि नहीं आंसर विल बी 1 and 2, बट इफ यू लुक क्लोजली आंसर इज ओनली डी. हिंदी से पढ़ोगे आंसर इज ए. सो अगेन दिस इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, दिस क्वेश्चन इज एम्बिगुअस. विच कांग्रेस लीडर विश, देखो इसमें मेजॉरिटी अगेन आई ऑल्सो अग्री कि इसमें एनी बेसेंटी आंसर होगा. इनफैक्ट जो किताब है मेरे पास PN ओझा वाली किताब, उस किताब के जो होम रूल लीग बिहार में करके चैप्टर, उसके लास्ट पेज पे बहुत अच्छे से मेंशन्ड है कि एनी बेसेंट केम इन अप्रैल में शायद वो आई हैं बिहार में. एंड बट एट द सेम टाइम महात्मा गांधी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी एक्टिव. और महात्मा गांधी 27 जनवरी 1918 को उनका छपरा में उनका बारे में बताया गया. छपरा में वो जाते हैं, छपरा में होम रूल लीग वालों को बहुत सपोर्ट करते हैं, और सिर्फ चंपारण छोड़ के महात्मा गांधी ने होम रूल लीग को सपोर्ट करने के लिए कई जगह इन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम वगैरह किए थे, लोगों को इंस्पायर किया था, मोबिलाइज किया था. सो महात्मा गांधी कैन ऑल्सो बी ए गुड ऑप्शन. इनफैक्ट इफ यू गो विद द वेरियस डॉक्यूमेंट्स, सो दैट सपोर्ट्स महात्मा गांधी. ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी अराइज हो सकती है, ठीक है, बट फिर भी ये थोड़ा सेफ है, इसमें उतना कॉन्ट्रोवर्सी नहीं होगा. ठीक है, ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन में 99% लोगों ने गलत आंसर दिया. ठीक है, इनफैक्ट सारी कोचिंग वालों ने गलत आंसर दिया. जिसका आंसर कुछ लोगों ने रघुनाथ सिंह दे दिया, रघुनाथ सिंह गोरखारी. दैट इज नॉट हिज करेक्ट नेम. I am showing you exactly what is the correct name of that person. The correct name of person is that रंगनाथ शर्मा. ठीक है, कहाँ से मैंने लिया है वो सोर्स भी आपको दिखा दूंगा, ये बिल्कुल ऑथेंटिक किताब है. द नेम ऑफ द पर्सन इज रंगनाथ शर्मा alias रामनाथ शर्मा, रेसिडेंट ऑफ विलेज
Gorakhi, P.S. Vikram, District Patna, Bihar, son of Rajendra Sharma, an activist in the Quit India movement. He joined a large crowd which surrounded and tried to overturn the Bikram police station. He was killed in the police firing on it on 17th of August 1942. Memorandum number 4797 SB 38152 बिहार स्पेशल ब्रांच CID पट्टा सीक्रेट टेंट वन एंड ये सारे सोर्सेस हैं जहाँ से ये कलेक्शन है और ये सारे जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं that is also can be available. This is the most authentic official name. So answer is none of the above. Actual name is Ranganath Sharma. Rangnath Sharma or Ramnath Sharma. So this is incorrect. This is the official source जो उनके बारे में नाम बोलता, that is रंगनाथ शर्मा alias रामनाथ शर्मा वल्द राजेंद्र शर्मा. ठीक है. So this question का answer will be D. ठीक है. जितने भी कोचिंग दिए हैं भैया, डी इज द करेक्ट आंसर. आप भी अपना आंसर चेंज कर लीजिए. फिर ठीक है. अगेन दिस हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय, इसमें भी ये दो आंसर सही है. एंडोक्राइन और यहाँ पे तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, ये भी हो सकता है. देन अगेन 95 क्वेश्चन नंबर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस. ठीक है. इसमें द बेस्ट मोस्ट पॉसिबल आंसर इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड. ठीक है. लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड, ये भी तो सर सही है. ठीक है. फिजिक्स के हिसाब से नहीं सही है. फिजिक्स में फोर्स का वायलेशन नहीं होता, प्रिंसिपल का वायलेशन होता है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन, दैट लॉ का वायलेशन होता है, प्रिंसिपल का वायलेशन होता है. बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड, ये भी सही है ना. और ग्रेविटेशनल फोर्स इज वायलेटेड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन वायलेटेड. तो इन दोनों में से कोई एक तो सही होगा. ऑब्वियसली आपने दोनों दे दिया है. ठीक है. या हम सेट थ्योरी में पढ़ते हैं ना, ए एंड नॉट ए. ठीक है. तो दो में से कोई एक तो सही होगा. तो अगर ये वाला, तो अब इसका मतलब इसमें इस क्वेश्चन में दो आंसर सही है. इस क्वेश्चन में सी तो सही है, इस सी के साथ साथ बी और डी भी सही है. क्योंकि सेट थ्योरी के हिसाब से इफ ए इज नॉट ट्रू तो कन्वर्स ऑफ ए इज ट्रू. अब कन्वर्स ऑफ ए इज नॉट ट्रू then both are meaningless. फिर आपने स्टेटमेंट डाला क्यों है? सो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, वैसे भी नॉर्मल सेंस से द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट वायलेटेड. इवन इफ यू आर मार्किंग द आंसर डी, तो कमीशन शुड एक्सेप्ट एज ए करेक्ट आंसर. इसमें कुछ नहीं पूछा है कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा नहीं, सीधे इसने स्टेटमेंट देकर पूछा है कि क्या इसमें क्या क्या सही हो सकता है. ठीक है यार, तो ये भी सही है ना. आपने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया नहीं है मुझे कि इस क्वेश्चन मुझे क्या करना है. सो अगेन दिस इज एन एम्बिगुअस क्वेश्चन. ठीक है यार. इसमें जो द फॉलोइंग टर्म कैरेक्टराइज इंटरेक्शन बिटवीन हर्प्स सिम्प्लेक्स वायरस एंड ए ह्यूमन. इसमें दोनों पॉसिबल है. पैरासिटिज्म भी पॉसिबल है और इंडोपैरासिटिज्म भी पॉसिबल है. दोनों आंसर हो सकते हैं इसके. ठीक है. नॉट नेसेसरली इसका सिर्फ एक ही आंसर नहीं होगा. सो अगेन दिस इज अ एम्बिगुअस क्वेश्चन. इसके दोनों आंसर पॉसिबल है, दोनों एक्सेप्ट करना पड़ेगा. किसी को प्रूफ चाहिए होगा, आस्क मी, आई विल गिव यू द प्रूफ. ठीक है. ये बीपीएससी एक्सेप्ट कर लेगी. ठीक है. बट अगेन दिस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी क्या है? सुगर केन इज नॉट एक्सक्लूसिवली खरीफ क्रॉप. भारत के कई जगह में सुगर केन इज ग्रोन एज ए खरीफ एंड रबी बोथ सीजन. सो यहाँ पे यू शुड हैव गिवन अ बेटर ऑप्शन. बीपीएससी थोड़ा सा स्मार्ट बनो यार, थोड़ा स्मार्ट बनो. So you should have given a better option. So sugar cane से बेहतर ऑप्शन आप दे सकते थे. Moving to the next question, what is the ground zero? अब ground zero ऐसा इन्वर्टेड कॉमम लगा हुआ दिया है जैसे दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड नेमिंग. जिस तरह से ग्रीन विच है, जिस तरह से ग्रीन लैंड है, पॉइंट टेमो है, इंदिरा पॉइंट है, वैसे इट हैज गिवन ग्राउंड जीरो. सा लग रहा है कि ये कोई पर्टिकुलर लोकेशन है अर्थ पे. यार ग्राउंड जीरो एक कन्वेंशन है जहां पे कोई भी अगर घटना होती है जो उसका सेंटर होता है उसको ग्राउंड जीरो बोलते हैं. जैसे कई बार आपने टीवी न्यूज होगा देखा होगा, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग. सो ग्राउंड जीरो, वेयर इज ग्राउंड जीरो? यार ये ग्राउंड जीरो 2001 के बाद कॉन्टेक्स्ट में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को बोला जाता है. ठीक है. बट दिस इज नॉट समथिंग स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक. सो अगेन ठीक है, द आंसर भी नहीं हो. बट दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी सब स्टैंडर्ड, वेरी पुअरली फ्रेम्ड. नहीं, मैं कुछ और मान लूँ ग्राउंड जीरो, तो कल को डेट में अभी एबीपी न्यूज पे ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग दिखा रहा होगा रशिया से, हमको बोलेंगे ग्राउंड जीरो तो रशिया में. दिस इज अगेन फर्जी क्वेश्चन. ठीक है. IFS
इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें देखो सब कुछ तो सही है। द मैक्सिमम ट्री कवर हैज बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, फॉलोड राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। अब ना पॉइंट इज दैट यहाँ पे सर मेंशन करना चाहिए था कि स्टेट में एरिया वाइज, अब्सोल्यूट एरिया वाइज के परसेंटेज वाइज, अब्सोल्यूट एरिया वाइज की परसेंटेज वाइज। क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट दोनों टर्म्स में डेटा प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो यू शुड कीप इन द माइंड। तो अगेन द एम्बिग्यूटीज हियर, ठीक है, ठीक है। बिफोर द लॉन्च ऑफ किसान ऋण पोर्टल फार्मर्स यूज टू सबमिट मैनुअल क्लेम्स। फार्मर्स यार, फार्मर्स सबमिट नहीं करते थे, बैंक सबमिट करती थी। यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्या है कि फार्मर्स डिड नॉट सबमिट, बैंक्स यूज टू सबमिट डायरेक्टली टू द दिस पोर्टल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एम्बिग्यूटी है। उसके बाद आ जाओ फोकल डिस्टेंस ऑफ प्लेन मिरर। सर फोकल डिस्टेंस ही फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ, ठीक है, दिस इज एम्बिग्यूटी। उसके बाद आ जाओ इन अ शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टाइम सर्किट, देयर इज नो टाइम सर्किट, ओनली सर्किट, ठीक है। Which metal compound is used for treatment of carcinoma? Which metal compound, और अपने ऑप्शन नीचे विच आपने पूछा मेटल कंपाउंड के बारे में और आपने ऑप्शन में सिर्फ मेटल्स दे रखे हैं, चेक इट, ठीक है। द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम इज इन मेरिट हैज रिसीव्ड जीआई टैग। सो जीआई टैग सिर्फ प्रोडक्ट को दिया जाता है, किसी प्रोसेस को नहीं दिया जाता। तो आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग लगा जरूरी था क्या? अरे था इंग्लिश सही कर ले भाई। Which product from the merit has recently received a GI tag? पूछ ले सिंपल सा। नहीं अंग्रेजी आती है तो काहे अंग्रेजी बोलोगे? और नहीं बोलो यार, ये तो बढ़िया ट्रांसलेटर रख लो, जेमिनाई वगैरह है, कहीं से करवा लो ट्रांसलेशन। फर्जी का कुछ लगा के देना है। Which of the following, ये क्या इस्थमुसुस क्या होता है? What is this? अगले टाइम से क्या ही बोलूं, ये तो हमने खरीफ क्रॉप वाला कर रखा है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार विच वाज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड, इसमें which was the first one to get published in any language? So this would have been very clear. अभी एम्बिग्यूटी देखो, अभी भी ठीक है, टाइम लाइन पे देखोगे तो पहले कौन सा आया था? पहले आपका पटना हरकरा आया था, दिस इज एन उर्दू न्यूज़ पेपर। बट अगेन पॉइंट है इज दैट कि दिस इज ऑल्सो, ये दोनों भी फर्स्ट हैं। बिहार बंधु इज फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, बिहार हेराल्ड इज इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो ये दोनों भी फर्स्ट हैं, तो उससे बेहतर था एम्बिग्यूटी को दूर करने के लिए यू शुड हैव आस्क्ड कि एनी लैंग्वेज। तो आंसर विल बी कैटेगोरिकली सी, आंसर फिर सी हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 मैथ सच बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन एक बात समझो यहाँ पे क्वेश्चन 19 में कह रहे हैं, अच्छा अगेन आई एम सेइंग दिस आर एम्बिगुअस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैं आई एम सेइंग कि हाँ इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो इसके पहले जब रेड वाले उसमें जो देखा तो दोस क्वेश्चंस आर इनकरेक्ट, वी हैव सपोर्टिंग एविडेंस फॉर दैट। सो परमिशन, इसमें ऑप्शन इज डी, परमिशन ऑफ द हाउस इज नॉट एसेंशियल टू प्रेजेंट इट। देखो परमिशन बेसिकली एक वर्ड यूज है लीव ऑफ द हाउस, तो सेंसर मोशन को प्रेजेंट करने के लिए लीव ऑफ द हाउस की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एट द सेम टाइम स्पीकर का परमिशन तो लेना पड़ता है। तो स्पीकर का परमिशन तो लेना मस्ट है बेटा, ठीक है। तो सो एग्जैक्टली आउटराइटली कहना कि आपने परमिशन वर्ड यूज किया है, ठीक है, तो परमिशन वर्ड थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, ठीक है। सो दीज आर द क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें स्पेलिंग एरर बहुत सारा है, ग्रामेटिकल एरर बहुत सारा है, तो खैर मैंने इग्नोर कर दिया कि बीपीएससी ये इतना तो बीपीएससी से इतना एक्सपेक्टेड है, कितना तो बीपीएससी करेगी ही करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो एम्बिगुअस क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ एम्बिगुअस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आप क्लेम करना चाहो यू कैन क्लेम इट, स्पेशली ये जो जिनके डबल आंसर हैं उन डबल आंसर वाले क्वेश्चन को जरूर क्लेम करो। क्वेश्चन ये पैरासिटाजम वाला, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन 195 पोटेंशियल एनर्जी वाला, उसके बाद हार्मोन्स वाला क्वेश्चन, डबल आंसर इसका। 34 का आंसर डी है, आई हैव दिस ऑथेंटिक सोर्स, किसी को चाहिए होगा जस्ट आस्क मी, आई विल प्रोवाइड यू। उसके बाद ये वाला से क्लेम मत करो, बट अगेन अगर किसी ने महात्मा गांधी का आंसर मार रखा है यू कैन क्लेम इट, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत बकैती वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को दे शुड नॉट हैव फ्रेम्ड सच पुअरली बहुत ही पुअर इंग्लिश में, पुअरली इंग्लिश फ्रेम्ड क्वेश्चन। मतलब तरस आता है भाई कि मत कर इंग्लिश में क्वेश्चन सेट यार,
हम ही हिंदी पढ़ लेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 15 क्वेश्चन तो मिनिमम ब्लैक एंड व्हाइट में गलत है। ठीक है, आप देख लो, और इसका इम्पैक्ट कट ऑफ पे क्या पड़ेगा, कट ऑफ पे ये पड़ेगा अगर इन सभी क्वेश्चंस को हमने सही से अगर रिप्रेजेंटेशन देके हटवा दिया, डिलीट करवा दिया, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव इम्पैक्ट ऑन योर कट ऑफ मार्क्स। सो होप यू लाइक द वीडियो, शेयर विद द मैक्सिमम पीपल, सो दैट जितने भी लोगों के पास वीडियो जाएगी उतने लोगों के पास पता चलेगा कि ये क्वेश्चन गलत है। मैक्सिमम पीपल फाइल रिप्रेजेंटेशन, जितना आप रिप्रेजेंटेशन देंगे उतना अधिक चांसेस है क्वेश्चंस को वो बीपी से तो डिलीट करें या फिर करेक्टिव एक्शंस ले। थैंक यू।